हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे एवेंजर बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएल सेट देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। तीनों ही कोर्सेज की डिटेल जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। डिटेल सॉल्यूशन है, मतलब डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कोर्स में क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं। और आप चाहो तो हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डेमो क्लासेस आर देयर, आप वो भी देख सकते हो। देखो सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है ना वो तेलंगाना से आ रही है, और आप सभी लोग मुझे ना इस पर कमेंट करके बताना कि आपका इसके ऊपर क्या टिप्पणी है, क्या आपका इसके ऊपर व्यू है। देखो तेलंगाना में ना ये इलेक्शन ईयर है, ठीक है, तो जो हमारे केसीआर हैं इनके द्वारा एक अभी नई स्कीम अनाउंस करी गई है कि गवर्नमेंट जो है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सभी को वहां पे 1 लाख रुपए देगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपए का। तो आप इसको समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो मुस्लिम्स प्लस माइनॉरिटी आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब मुस्लिम्स को इन्होंने अलग से रखा है, इसके अलावा और भी अगर कोई माइनॉरिटीज में होगा तो उनको यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये फ्रीबीज है, हम बहुत सारे एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आप लोग जरूर अपना इसके ऊपर दीजिएगा। अभी काफी ये कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि काफी सारी जगहों से इसका काफी अपोजिशन हो रहा है और कहा जा रहा है कि फ्रीबीज जो है सही नहीं होता। देखो फ्रीबीज को लेकर एक सिंपल सी बात ये होती है कि आप ना किसी को अभी तो चलो पैसा दे दोगे, ठीक है, एक पॉइंट पे वो पैसा खत्म हो जाएगा, देन सामने वाला क्या करेगा, तो इंस्टेड ऑफ पैसा देना आप या तो उनको कोई स्किल डेवलप करो जिससे कि वो उस स्किल से जिंदगी भर कमा सकें। तो ये 1 लाख रुपए उन स्किल डेवलप करने पे लगाए जा सकते थे, तो ये बात कही जा रही है, ठीक है। अगला आर्टिकल है गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन मणिपुर, शाह टेल्स पार्लियामेंट। तो न्यूज है, आपको ऐसा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू नो कि मानसून सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है और मणिपुर शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो उसी के लिए अभी अमित शाह कह रहे हैं कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं, आप इस पे बात करना चाहें करिए, वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। इसके बाद इजराइल कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म बिल गेट्स पार्लियामेंट नोट। तो देखो सबसे पहले इसको समझते हैं। एक बिल आया है, कहां आया है, इजराइल में आया है, ठीक है। देखो पता है ऐसी न्यूज ना अगर आप ना भी पढ़ो ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी का कोई बिल आया है, तो क्या ही आया होगा, यही आया होगा ना, ये गवर्नमेंट सुप्रीम है, बस यही आया है। जुडिशियरी जो है ना वहां पे वो अपनी पावर को ओवर रीच ना करे, इसलिए इस बिल को लाया है, जिसमें बेसिकली ये होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नियम कानून लाया जाएगा तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। ये कानून इनका इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये जुडिशियल पावर जो ओवर रीच टर्म है ना, ये बड़ी एम्बिगुअस है। मतलब ये तो गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि जुडिशरी पावर ओवर रीच कर रही है, बट क्या पता जुडिशरी सही कर रही हो। जैसे इंडिया में है, आप देखो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए हैं, पावर बैलेंस करने के लिए हैं। बहुत बार आप देखते हो कि गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है और हमारी कोर्ट्स को वो सही नहीं लगती है, तो हमारी कोर्ट्स उन बिल को शट डाउन कर देती, स्ट्रक डाउन कर देती हैं, ठीक है, नॉट शट डाउन, स्ट्रक डाउन कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इजराइल में भी जुडिशरी ने काफी बार किया है, पर बेंजामिन नेतान्याहू जी की गवर्नमेंट यहाँ पे ये बिल लेके आई है जिसमें कि गवर्नमेंट के कोई फैसले जो लिए जाएंगे ना उसको यहाँ पे जुडिशरी जो है वो चेंज नहीं कर पाएगी। और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जुडिशरी पावर ओवररीच करती थी तो हमने वो रोकने से वो करने से हम रोक रहे हैं। तो अब अप्रूवल भी लगभग हो चुका है, तो इसको लेके इजराइल में भी अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। आपको पता है इंडिया में भी पहले ये चीजें होती थी, गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी चल रही थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर आपने पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत मैंने भी आपको पहले पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। तो केशवानंद भारती इज द केस, जहां से हमारी कोर्ट ने कहा कि भैया आपको जो अमेंडमेंट लाना है ले आओ, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करो। और कोर्ट ने वहां पे गेम क्या खेला, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना ये डिफाइन ही नहीं है। ये कोर्ट अपने हिसाब से समय समय पर डिसाइड करती है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। अगर एक शब्द में समझें कि बेसिक स्ट्रक्चर से क्या बेसिक मतलब है, तो मतलब ये है कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका जो एक मेन मतलब
उनकी जो फीलिंग्स थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और जो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने इंटरप्रिटेट किया उसमें कोई चेंजेस ना हो, बेसिकली ये है बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक है। तो वो हमारी कोर्ट समय समय पे बता देती है। तो इजराइल में भी हुआ है, कहीं आ जाए ऐसा क्वेश्चन कौन सी कंट्री के यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है तो ध्यान रखना। सीएम इनॉग्रेट्स दिल्ली फर्स्ट आरओ वाटर एटीएम 500 मोड टू बी सेटअप। तो ये एलेट एंड ओलेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लैट में तो नहीं आएगा, पर जान लो क्या है। देखो वाटर एटीएम अगर कहीं टर्म आए तो ध्यान रख लेना। अब मतलब देखो ना, इन सब में ना ऐसे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती यार, ये बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। वाटर एटीएम है, अब वाटर एटीएम से क्या हो सकता है, एटीएम से पैसा निकलता है, वाटर एटीएम से वाटर निकलेगा, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये भी है कि 20 लीटर फ्री मिलेगा, उसके बाद अगर किसी को लेना है तो 1.54 रुपीज कुछ ऐसे हैं पर लीटर आपको देना पड़ेगा। तो ये है, अभी पहला लगा, ऐसे 500 और लगाने की बात हो रही है। इसके बाद है इसरो टू लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। देखो अब मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, आपको ये सब चीजें ना कोई बताएगा नहीं अगर जस्ट अनटिल एंड अनलेस आप कोचिंग ना कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि देखो ये इसरो का आर्टिकल है, ठीक है, और सैटेलाइट्स ना बहुत लॉन्च होती हैं यार। आप चलो सभी से मेरा क्विज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना, इसरो की जो कॉमर्शियल विंग है जो दूसरे दूसरे कंट्रीज के लिए पैसा लेके सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सुनना। यहाँ पे बहुत बार इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसरो के द्वारा कितनी भी सैटेलाइट लॉन्च करें, आप हर चीज को नोट बना रहे हो, नोट्स कर रहे हो, सही नहीं है। पढ़ लो, दिमाग में रहे, अगर कहीं फंस जाए थोड़ा बहुत या रिलेवेंस या कुछ भी तो काम में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा इनको लेके ना परेशान नहीं होना है। जैसे चंद्रयान था वो इंपॉर्टेंट था, वो बहुत अच्छे से करना है, लेकिन अब हर चीज हम करें ये जरूरी नहीं है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये न्यूज है, पढ़ सकते हैं इसको कि इसरो लॉन्च करने वाली है PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट, बट अब इसको आप नोट्स बना लो, ये कर लो, तो ये आपके एग्जाम तक नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है इन रीब्रांडिंग एक्सरसाइज ट्विटर वेबसाइट रिप्लेसेस बर्ड लोगो विद X, ठीक है। बांग्लादेश हैंड्स नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस 1.1 मिलियन टैक्स बिल, ठीक है। शॉर्ट ही न्यूज है, कोई इतना इसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। कल ना एक टेक्स्ट वाले पेज पे एक आर्टिकल था, ये रह गया था, तो ये मैंने आज वाले में इंक्लूड कर लिया है। विल जेनेरिक सप्लाई ऑफ बेडाक्विलिन बी एक्सेसिबल। सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि व्हाट इज दिस बेडाक्विलिन। अगर ट्यूबरक्लोसिस डे अभी कुछ दिन पहले मना था, तब भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा बेडाक्विलिन के। टीबी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने वाली जो ड्रग है ना, उसका नाम क्या है, बेडाक्विलिन। एक्चुअली ना इसके पेटेंट राइट जो हैं वो ओन किए जाते हैं J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, बिल्कुल वही जिसके पाउडर आते हैं, हम सभी ने कभी ना कभी यूज किया है, और जिसके ऊपर बहुत बड़ा केस भी हुआ था, फिर वो केस हार भी गए थे, पैसा भी उन्होंने दिया है। तो जॉनसन एंड जॉनसन वही कंपनी है। और पहले ना जब मैं भी छोटा था, जब इतना नॉलेज नहीं होता था, तो लगता क्या था कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो मेकअप की कंपनी है, क्योंकि हम तो पाउडर तेल ये सब देखते थे बच्चों का, बट एक्चुअली आपको पता है जॉनसन एंड जॉनसन ना इट्स अ ब्रांड मेडिकल की, ये इनकी दवाइयाँ आती हैं, इनके लेंसेज आते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा ना इस बेडाक्विलिन ड्रग का पेटेंट राइट जो है वो था, मतलब इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई थी। और ट्यूबरक्लोसिस जो है ना एक वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा जानलेवा बीमारी है। आपको शायद पता हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हुए हैं, अगर आप वर्ल्ड की कंट्री से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेडाक्विलिन के ऊपर जो पेटेंट था ना वो खत्म होने वाला था, ठीक है, जुलाई 18 को, मतलब अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। बट ये कंपनियां ना क्या करती हैं, एक टर्म होती है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। आपके हमारे जैसे जो लॉयर होते हैं वो इनके साथ में होते हैं और कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कि इनका पेटेंट बचा रहे। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट करने के लिए ना ये लोग सेकेंडरी पेटेंट फाइल कर देते हैं, मतलब कुछ ड्रग का फॉर्मूला चेंज करके कहेंगे कि भाई ये हमारा है, ये पेटेंट है, ऐसा ऐसा करके इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ना एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट करने के चक्कर में इसने 66 लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, जिसमें कि अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज्यादा हैं, जहां पे सबसे ज्यादा टीबी के केसेस हैं अभी, उन सब गरीब कंट्रीज के अंदर इसने यहाँ पे 66 पेटेंट जो है वो फिर से ग्रांट कर लिए हैं, ठीक है।
और जिसमें से 34 कंट्रीज वो हैं जहां पे सबसे ज्यादा टीबी है, जहां पे सबसे ज्यादा इसका यूज है। देखो सिंपल सी बात है, ये पैसा कमाने के चक्कर में है, तो ये वहीं ज्यादा लेने के चक्कर में है पेटेंट जहां पे सबसे ज्यादा इसका यूज हो, कि कोई और आप अभी चलो मैंने एक बहुत ही छोटा पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया है, क्यों ये पेटेंट एक्सपायर होना जो है वो इन कंट्री इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। देखो जब वंस द पेटेंट एक्सपायर्ड ना, तो इस फॉर्मूले का यूज करके और भी जेनेरिक मेडिसिन की जो कंपनीज है वो भी दवाई निकालेंगी, वो भी फिर अपने हिसाब से दवाई का नाम रख के बेच सकती हैं, तो दवाई की प्राइस सस्ती हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? पर अगर वंस द पेटेंट एक्सपायर तभी ये हो पाएगा, बट अगर इन कंट्रीज में इसने फिर से ले लिया है तो वहां पे फिर कोई बेच नहीं पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी इन्होंने डिमांड करी थी, पेटेंट ऑफिस में JNJ ने सेकेंडरी पेटेंट मांगा था, बट हमारे यहाँ पे मना कर दिया, इनको लात मार के भगा दिया, भाई तुम जाओ, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के लोग हैं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, हम नहीं देंगे। तो इंडिया में इनको नहीं मिला, लेकिन इनको 66 कंट्रीज में फिर से सेकेंडरी पेटेंट मिल गया है, जहां पे 34 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ट्यूबरक्लोसिस के बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो ये है बेडाकुलिन, ये है JJ और ये है ये वाली न्यूज। ठीक है, चलिए एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहीं आप कॉलेज में भी पढ़ो तो अब ध्यान रखना, सर ने बता दिया है। अब देखो आज का जो लास्ट टॉपिक है ना, इट इज वंदे भारत एक्सप्रेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और लिख के ले लो, वंदे भारत एक्सप्रेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये अभी आप अगले 5-7 मिनट मुझे दे दोगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। वंदे भारत एक्सप्रेस वंस फॉर ऑल कंप्लीट है, नोट्स में डाल देना पूरा का पूरा जितना भी हम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सरकार इसको लेके बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, लोग भी, अभी आप ताज्जुब करोगे, मैं कल एक डेटा पढ़ रहा था, वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर ना सीट्स खाली नहीं जा रही हैं, मतलब जहां जहां भी ये चल रही है, आपको पता है थोड़ा कॉस्टली है टिकट, स्टिल लोग जो हैं वो इसका सफर का टिकट ले रहे हैं, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ही हो रहा है ये सरकार की तरफ से। प्लस अभी हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो अभी और वंदे भारत एक्सप्रेस लेके आएगी। तो थोड़ा सा समझते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पूरा। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले कौन बना रहा है इसे, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, आई थिंक ये चेन्नई बेस्ड है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये इंडिया की वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट कोच फैक्ट्री है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है वंदे भारत को। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा, कि कहां से ये प्रेरित है, किसके डिजाइन से प्रेरित है। तो जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेन 18 डिजाइन यूज होती हैं, तो वंदे भारत इज डायरेक्टली प्रेरित फ्रॉम जापान एंड यूरोपियन की उन ट्रेन 18 डिजाइन से। ट्रेन 18 जो होती हैं उसी के तरीके से इसको भी बनाया गया है। ठीक है, इसका देखो एरोडायनामिक्स इस तरीके का रहता है जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट चलती है। बट क्या आप इस बात को अभी सोचना, दिमाग में 2-3 सेकंड का पॉज लो और ये सोचो कि सर क्या ये जो बस एरोडायनामिक्स है या एक्सेलरेटर पे बस पैर तेज रख दें उसी के वजह से ये ट्रेन तेज चलने लगेगी क्या? तो ऐसा नहीं है। क्या है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी तक हमने इसके बारे में 3 पॉइंट्स देख लिए। पहला कि कहां पे बन रही है इंडिया के अंदर, दूसरा कहां की ये बेस्ड है, मतलब किससे डिजाइन हमने यहां पे प्रेरित करी है। अभी जो ट्रेन है ना, ये मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, लेकिन अभी इसको चलाया जो जा रहा है वो 130 पे चलाया जा रहा है। देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैक्स है ना वो अभी इतना स्पीड झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, ये कभी चेक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शताब्दी राजधानी वो इसी के आसपास चलती हैं। तो इसीलिए फिलहाल इसको अपने मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चलाया जा रहा है, बट उसके आसपास इसको रन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट आपने देखा। इसके बाद जो वंदे भारत ट्रेन होती है ना, इसका जो लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, इंजन, है ना। जो लोकोमोटिव होता है इसके पास 6000 हॉर्स पावर की पावर होती है, और इसमें सिर्फ एक लोकोमोटिव नहीं होता है, 2 लोकोमोटिव लगे होते हैं, मतलब 2 इंजन इस ट्रेन को चलाते हैं मिलके। तो इसका मतलब 12,000 हॉर्स पावर टोटल हो गया। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट, हाँ पहली कहां पे ये ट्रेन चली थी, तो फर्स्ट ये हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को चलाई गई थी 15 Feb 2019 को। डेट याद रखना, 15 Feb 2019 को। न्यू दिल्ली से कहां के लिए चली थी, कमेंट सेक्शन में मुझे आ जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इस ट्रेन के अंदर टोटल कितने कोचेज होते हैं,
16 कोचेज होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 16 कोचेज होते हैं। इस ट्रेन के अंदर टोटल आपके 16 कोचेज हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वंदे भारत एक्सप्रेस लोकोमोटिव, 2 लोकोमोटिव, 1 लोकोमोटिव, 6000 हॉर्स पावर, टोटल 16 कोचेज हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आप पैसेंजर कितने बैठ सकते हैं? तो नॉर्मल पैसेंजर्स की जो सीट्स है ना वो है 1128 पैसेंजर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास की है 56 सीट्स एंड 1072 नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। टोटल पैसेंजर जो हैं वो कैपेसिटी है 1128 की, एग्जीक्यूटिव क्लास उसमें से 56 सीट्स हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास की 1072 सीट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, भारत में या विश्व में अलग अलग टाइप के रेलवे के ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या? नैरो गेज। एक होता है नैरो गेज में ही आता है, ये भी थोड़ा सा इसमें जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। गेज मतलब समझते हो, जो ट्रैक्स के बीच में जो गैप होगा ना उससे। एक होता है मीटर गेज, एक होता है स्टैंडर्ड गेज, एक होता है ब्रॉड गेज। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, छोटी लाइन। अगर आप लोगों ने रेलवे में काफ़ी ट्रैवल किया होगा तो ये टर्म आपने सुनी होगी, छोटी लाइन। इसमें क्या होता है कि ट्रेनों की ट्रैक की जो डिस्टेंस होती है ना वो कम होती है, तो उसको छोटी लाइन बोलते हैं, तो वही नैरो गेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेन है ना ये ब्रॉड गेज पे चलती है, और ब्रॉड गेज चूंकि इंडिया में पूरी जगह पे है तो ये आराम से पूरे इंडिया में पेनिट्रेट कर सकती है। इस ट्रेन के अंदर कोई स्लीपर कोचेज नहीं है। स्लीपर कोचेज मतलब लेट के जाने का जुगाड़ नहीं है, आपको बैठ के ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब ऐसा कुछ इसमें साइंस है, अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, पर जब सभी लोग सीधे बैठे रहते हैं और आगे बैठे रहते हैं ना तो वो एयरोडायनामिक्स को सपोर्ट करते हैं। पर जब स्लीपर के वजह से जब बैलेंस बिगड़ता है ट्रेन का तो वो स्पीड फिर उतनी नहीं ले पाती है। तो एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से इसमें स्लीपर कोचेस नहीं डाले गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में है वो ये है कि पहले देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी व्हाइट एंड ब्लू कैटेगरी में आती थी। जुलाई 2023 में हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सैफरन कलर में भी आएगी। ये 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन जो बनती है उसका 100 से 120 करोड़ का लागत आता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है किसी को? एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स रिपीट करते हैं, फिर मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम देख रहे हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई जाती है। ट्रेन 18 डिजाइन से प्रेरित है, जापान यूरोपियन कंट्रीज में चलती है, 160 किलोमीटर चल सकती है, हम चलाते हैं 130 पे। इंजन पावर होती है 6000 हॉर्स पावर, 2 इंजन लगते हैं। ठीक है, 16 कोचेस टोटल होते हैं, 1128 पैसेंजर्स टोटल इसमें बैठ सकते हैं। ब्रॉड गेज पे चलती है, कोई स्लीपर कोचेस नहीं होते हैं। व्हाइट एंड ब्लू में आती थी, अब सैफरन में भी आएगी, और 100 से 120 करोड़ की ये बनती है। अब आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक और बता देता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रेन इतनी तेज कैसे चलती है? देखो, हमारे देश में ये क्या है, लोकोमोटिव। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेन का बता रहा हूं मैं। बहुत इसको मतलब, अब डायग्राम चित्र बनाने में कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं मैं कि आप कहो कि सर ये ऐसा बन गया वैसा बन गया, बस थोड़ा समझने के लिए समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हमारे देश में जो नॉर्मल ट्रेनें होती है ना उसमें सारी पावर सिर्फ लोकोमोटिव में होती है, इंजन में होती है, बाकी जो है वो बस उसके भरोसे चल रहे हैं जितना ये खींच रहा है। वंदे भारत में क्या है ना कि ये जो कोचेज है ना इनके अंदर भी पावर होगी। ठीक है, ये भी पावर यूज करके, बिजली को यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कोच को पुश करेंगे, सिर्फ लोकोमोटिव पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसीलिए ये ट्रेन जो है स्पीड ज्यादा कर रही है और ट्रेनों की कंपैरिजन में, या कर सकती है। क्लियर हुआ? बाकी ट्रेनें आप देखते हो कि लोकोमोटिव ही खींचता है, इसी के ऊपर पूरा प्रेशर लगता है। बट वंदे भारत में ये जो कोचेस होते हैं ना, दे कैन ऑल्सो, मतलब दे आर ऑल्सो हैविंग द पावर, जिससे कि वो भी एक्सेलरेशन में मदद करते हैं। तो इसीलिए सारा जो प्रेशर है वो इंजन पे ही नहीं आ जाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो, ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। एंड दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।